देखते हैं। पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ 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 राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। यानी टिन अयस्क का सबसे प्रमुख भंडार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में टिन का सबसे प्रमुख भंडार है। यह भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, टिन के अयस्क का क्या नाम है? टिन के अयस्क का नाम कैसिस्टेराइट है। टिन के अयस्क का नाम क्या है? कैसिस्टेराइट है। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो याद रखिए, भारत में जो गन्ने की खेती होती है सर्वाधिक उसका जो भूमि है किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। इसका मतलब हुआ कि सबसे अधिक भूमि पर गन्ने की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, याद रखिए किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट श्रृंखला के ब्रह्मगिरि नामक स्थान से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि नामक स्थान से। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से, यहाँ देखिए कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें कि कावेरी को दक्षिण की गंगा जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और आगरा के मध्य यमुना नदी मृत हो गई है। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच मृत हो गई है? तो हमें याद रखना है दिल्ली और आगरा। इसके मृत होने का कारण क्या है? कि यहाँ पर यह बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है, इस वजह से यहाँ पर यह एक प्रकार से मृत हो गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि यमुना जो नदी है एक सतत वाहिनी नदी है। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। सतत वाहिनी का मतलब जो हमेशा बहती है। अगला है, बैरन द्वीप भारत के अंडमान द्वीप में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी यहाँ पर जो बैरन द्वीप है यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से है। नीली क्रांति का मत्स्य पालन से संबंध है। अब यहाँ पे हम कुछ जनजातियाँ देखते हैं। जो बिहोर जनजाति है ये झारखंड में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। और सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। याद रखिए, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर प्रवाहित होने वाली पश्चिमी घाट से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा बनाती हैं। यानी जो पश्चिमी घाट से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है, ये लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, यहाँ पश्चिमी घाट से निकलकर यहाँ पर होगा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ होती हैं वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं वो नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं
तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इस कारण ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं और पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं, उनके डेल्टा न बनाने का कारण क्या है? उनका मार्ग छोटा है और ये कठोर चट्टानों से प्रभावित होती हैं। अगला है कि हम देखते हैं कुछ बॉर्डर लाइंस, किस देश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। जैसे रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये आप याद रखिए। अगला है गन्ना उत्पादक अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और हरियाणा है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः किस प्रकार का अपवाह तंत्र अपनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो हमारा लद्दाख है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। अगला है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नोकरेक बायोस्फीयर। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कुछ दर्रे। कौन से दर्रे किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। विशाखापट्टनम और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक है, तो कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन कृत्रिम बंदरगाह है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं? हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराज, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, ये भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। इसी तरह से भारत के पश्चिमी तट पे कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? कोचीन है, न्यू मंगलोर है, मरमुआ गोवा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कांडला है और मुंबई बंदरगाह, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो विशाखापट्टनम है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। न्हावा शोवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। रावी, चेनाब और व्यास नदी का उद्गम राक्षस ताल झील है। रावी, चेनाब और व्यास इन तीनों नदियों का उद्गम क्या है? राक्षस ताल झील है, जो तिब्बत चीन में है, जो कैलाश पर्वत के पास अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उद्योग हैं और उनके स्थान हैं, तो देखते हैं कौन से उद्योग किस स्थान पर स्थित हैं। जैसे कागज़ उद्योग टीटागढ़ में, सीमेंट उद्योग लखेरी, लोहा और इस्पात उद्योग भिलाई में, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल, काली मिट्टी, कपास और अरहर जैसी फसलों के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? कपास और अरहर, क्योंकि इसमें सामान्यतः लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। परंतु इसमें किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो आज की हमारी यह क्लास रही, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, आप इनको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।
नमस्कार।